Ya David! Bir el sürmek! Turgut! अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बहादुर ने सादतीन के लिए जावदार कबीले के मरकज़ी खेमे में एक दावत का इंतज़ाम किया था, क्योंकि सादतीन ने उसे ऐसा करने को कहा था। इतने में असलान अंदर दाखिल होती है और ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? बहादुर कहता है, मैंने अमीर हज़रत के लिए दावत का इंतज़ाम किया है। असलान कहती है, ये खेमा मेरा है, आप मुझे बताए बगैर किसी को कैसे दावत पर बुला सकते हैं? बहादुर कहता है, बहुत हो गया, अब से ये खेमा मेरा भी है। असलान कहती है, आपको ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर सादतीन आ गए हैं। दूसरी तरफ सिमको सब गुलामों को लेकर इंथलियोस की तरफ रवाना था। इस दौरान आयरस भी अपने सिपाहियों के साथ इंथियोस के ठिकाने पर पहुंच गया था। इस तरह इंथियोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर आयरस इंथियोस को पकड़ लेता है और उसे कहता है, बताओ मुझे सिमको अर्तुरुल को कहाँ ले गया है? कुछ देर बाद इंथियोस बता देता है कि सिमको ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था और वो अर्तुरुल को लेकर यहाँ आएगा। फिर आयरस उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इतने में एक सिपाही आकर बताता है, अंदर गार में एक आदमी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। ये सुनकर आयरस गार की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सिमको का काफिला रवाना था। इसी दौरान कुछ बुर्का पोश आदमी काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। उनको देखकर सिमको रुक जाता है और कहता है, देखो हमें नए गुलाम मिल गए हैं, इनको भी घेरे में ले लो।
सिमको के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। फिर सिमको कहता है, अब से आपकी हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, अब से तुम लोग मेरे कैदी हो। फिर सिमको अपने आदमी से कहता है, इस लंगड़े आदमी को मार दो और बाकी चारों को पकड़ लो। दूसरी तरफ आयरिस गार में जाता है तो वहाँ एक नौजवान बंधा हुआ होता है। आयरिस उससे पूछता है, क्या तुम मारिया के भाई हो? वो लड़का कहता है, जी हाँ, मैं उसका भाई हूँ। वो कैसी है? आयरिस कहता है, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर आयरिस उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसे मार देता है और फिर सिपाही से कहता है, मारिया को यहाँ लाओ। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों से कहता है, हमला करो। तो लड़ाई शुरू हो जाती है। चावदार कबीले में सादतीन कहता है, खाना बहुत लजीज है बहादुर साहब। बहादुर कहता है, अब से इंशाल्लाह मैं आपकी दावतें करता रहूँगा। सादतीन असलान से कहता है, बहादुर साहब अपना कबीला जल्द यहाँ मुंतकिल करने वाले हैं, आप नए सरदार के लिए जरगा कब बुलाओगी? असलान कहती है, पहले मैं अपने कबीले के जरगे के लोगों के साथ बात करूंगी। अगर वो रजामंद हुए कि दो कबीलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूंगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, असलान खातून, बाहर तुर्गुत अल्प आया हुआ है। असलान कहती है, उसे अंदर आने दो। फिर तुर्गुत अंदर दाखिल होता है और सबको सलाम करता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। चावदार कबीले में तुर्गुत कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और डाकुओं को तबाह करके अपने मुल्क की सरहद को महफूज बना दिया है। सादतीन कहता है, हमने आपकी बहादुरी के बारे में सुना है, आपने सुल्तान की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिर तुर्गुत असलान से कहता है, चावदार कबीले के 7 सिपाही शहीद हुए हैं, हमने उनकी तलवारें उनके घर वालों को दे दी हैं, मुझे बहुत अफसोस है। असलान कहती है, हम अपनी रियासत के लिए जानें कुर्बान करते हैं, अल्लाह हमारी रियासत को महफूज रखे। फिर तुर्गुत कहता है, मैं आपको किसी मुनासिब वक्त आपके सिपाही वापस सौंपना चाहता हूँ और कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। असलान इजाज़त लेकर जाने लगती है तो बहादुर बोल पड़ता है और कहता है, ये वक्त इस काम का नहीं है असलान, बैठ जाओ, हम अमीर हजरत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। असलान कहती है, मेरे हिसाब से हमारी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है बहादुर साहब, मैं जाऊंगी। यह सुनकर बहादुर खड़ा होकर कहता है, तुम अमीर हजरत को छोड़कर इन सिपाहियों के कमांडर के साथ जाना चाहती हो? ना ही तुम्हें कोई अदब है और ना ही रिवायात का ख्याल है। असलान कहती है, आप मुझे हमारी रिवायात नहीं सिखा सकते, जबकि अमीर हजरत यहाँ मौजूद हैं तो आपके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है। यह सुनकर बहादुर सख्त गुस्से में आकर असलान की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस आदमी से पूछता है, आप क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, आपकी मंजिल क्या है? अर्तुगरुल कहता है, सुर्ख सेब। जैसा कि ये खुफिया अल्फाज थे, अर्तुगरुल समझ जाता है कि ये उसका साथी है। फिर अर्तुगरुल पूछता है, बहादुर आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, एक्सिस। चलें अर्तुगरुल साहब, आज़ादी की जंग लड़ते हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सिमको के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत ने बहादुर को रोक लिया था और उसे कहता है, क्या औरत पर हाथ उठाना हमारी रिवायात हैं? बहादुर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक सरदार को हाथ लगाने की? इस तरह तुर्गुत वही खंजर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुम सरदार हो तो एक सरदार की तरह काम करो। अगर मुझे इस खेमे की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खंजर से कुर्बान कर देता। फिर सादतीन कहता है, मेरी मौजूदगी में आप सब लोग क्या कर रहे हो? आप सब ने अपनी हद अबूर कर ली है। बहादुर साहब, अपने बेटे को लेकर अपने खेमे में चले जाओ और ये वाकया इसी खेमे में रहना चाहिए। फिर बहादुर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ तुर्गुत अल्प, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहकर वो और उसका बेटा बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते जाते सादतीन कहता है, अब से तुम दोनों अपने हर सांस का ख्याल रखना। अगर इन ज़मीनों के हालात को तुम दोनों ने ख़राब किया तो मैं इसका तुम दोनों से हिसाब लूँगा। फिर सादतीन भी बाहर निकल जाता है और असलान तुर्गुत के ज़ख्म को देखकर परेशान हो जाती है।
दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुरुल और उसके साथी सिम्को के सारे आदमियों को मार देते हैं। ये देखकर सिम्को वहाँ से भागने लगता है। अर्शिश उसे देखकर कहता है, अर्तुरुल साहब वो भाग रहा है। एक आदमी चाबी की मदद से अर्तुरुल की हथकड़ियाँ खोलने लगता है। फिर अर्तुरुल उनसे कहता है, आप सब लोग आज़ाद हो, अपने अपने घरों में चले जाओ। वो सब लोग अर्तुरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से कहता है, चलो बहादुरों, उनके पीछे चलते हैं। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयरस का कमांडर लूकस भी भेष बदलकर उस इलाके में आ चुका था और उसके साथ सिपाही भी थे जो डाकुओं के रूप में थे और वो सब लोग अर्तुरुल को तलाश कर रहे थे। इस दौरान सिम्को भी भाग रहा था। एक जगह पर पहुंचकर उसका घोड़ा रुक जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है तो उसके घोड़े का एक खुर उतर चुका था। फिर वो दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है तो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। अर्तुरुल और उसके साथी भी तेज़ी के साथ सिम्को के पीछे आ रहे थे। दूसरी तरफ आयरस गार में मौजूद था। इतने में सिपाही मारिया को भी वहां ले आते हैं। आयरस मारिया से कहता है, इसे देखो, क्या ये तुम्हारा भाई तो नहीं है? मारिया उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरे भाई, तुम्हें किसने कत्ल किया? मुझे बताओ ताकि मैं उसे अपने हाथों के साथ कत्ल कर सकूं। आयरिस कहता है, तुम्हारे भाई के कातिल मारे जा चुके हैं मारिया। मैंने सिम्को के अलावा सबको मार दिया है। वो भी यहाँ पहुँचने वाला है, फिर उसको भी सज़ा मिल जाएगी। फिर मारिया आयरिस से कहती है, मुझे भी मार दो, मैं ज़िंदा रहने की हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था। आयरिस कहता है, तुम्हें धोखे की सज़ा मिल गई है मारिया। अब से तुम मेरे साथ रहोगी जब तक तुम्हारी खूबसूरती मांद नहीं पड़ जाती। फिर आयरिस के सिपाही मारिया को उस जगह से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके सिपाही घोड़ों से उतरकर एक जगह पर खड़े थे। फिर अर्तुरुल सिम्को के घोड़े के निशान देखता है और कहता है, उसके घोड़े के पाँव का एक खुर उतरा हुआ है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर वो दोबारा घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। चावदार कबीले में असलान तुर्गुत के जख्म पर पट्टी बांध रही थी और रोते हुए कहती है, जो खंजर तुमने जंग के मैदान में नहीं लगने दिया, वो खंजर तुम्हें मेरे खेमे में लग गया। तुर्गुत कहता है, जंग का मैदान बहादुरों के लिए होता है असलान खातून। ये लोग हमें फितने के मैदान में खंजर घोंप सकते हैं, जंग के मैदान में नहीं। असलान कहती है, बहादुर अमीर सादतीन के साथ मिल गया है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि उसे रोक सकूँ। तुर्गुत असलान के आंसू पूंछते हुए कहता है, आप मजबूत हो जाओगी असलान खातून, हम बहादुर को कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो, आप मेरी ज़िंदगी की साथी हो। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई तो फिर भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस कसम पर कायम रहूँगा। असलान कहती है, आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, आपकी कसम मेरी कसम है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, अब मुझे वापस कबीले में जाना होगा ताकि मैं दुंदार को गफलत से जगा सकूं। दूसरी तरफ बहादुर के खेमे में संचार को भी पट्टी बांध दी गई थी। बहादुर सख्त गुस्से में कहता है, कोई रिवायात भी बाकी नहीं रही, वो मेरी कोई बात भी नहीं मान रही। वो अर्तुरुल के उस गंदे कीड़े की वजह से मुझे दांत दिखा रही है। संचार कहता है, आप हुक्म करें बाबा, ताकि मैं उस गंदे कीड़े का सर उतार कर आपके सामने ला सकूं और उसे इबरत का निशान बना सकूं। बहादुर कहता है, वक्त आने पर हम ये सब कुछ करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम अपने गुस्से को काबू करो बेटा। सांजार कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, मैं उससे हिसाब लूँगा। बहादुर कहता है, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। दूसरी तरफ सिम्को का घोड़ा एक जगह पर जाकर फिर रुक जाता है। फिर सिम्को उससे उतरकर उसे एक तरफ भगा देता है और आप दूसरी तरफ चल पड़ता है। इस दौरान अर्तुरुल और उसके साथी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। चावदार कबीले में जंग से आने वाले सिपाही अपने घर वालों के साथ मिल रहे थे और सब खुश थे। तुर्गुत भी अंदर से बाहर आ जाता है और उन्हें देखने लगता है। इतने में सांजार भी अंदर से बाहर आ जाता है और तुर्गुत के सामने खड़ा होकर कहता है, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे जो तुमने किया है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। ये कहकर तुर्गुत जाने लगता है तो संजार उसके सामने दोबारा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, तुम्हारा बाप मुझसे हिसाब नहीं ले सका तो अब उसने अपने दुम्बे को यहाँ भेज दिया है। ये सुनकर संजार उसे मुक्का मार देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान लड़ाई जारी थी और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बहादुर ने सादतीन के लिए चावदार कबीले के मरकज़ी खेमे में एक दावत का इंतज़ाम किया था, क्योंकि सादतीन ने उसे ऐसा करने को कहा था। इतने में असलान अंदर दाखिल होती है और ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? बहादुर कहता है, मैंने अमीर हज़रत के लिए दावत का इंतज़ाम किया है। असलान कहती है, ये खेमा मेरा है, आप मुझे बताए बगैर किसी को कैसे दावत पर बुला सकते हैं? बहादुर कहता है, बहुत हो गया, अब से ये खेमा मेरा भी है। असलान कहती है, आपको ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर सादतीन आ गए हैं। दूसरी तरफ सिमको सब गुलामों को लेकर इंथियोस की तरफ रवाना था। इस दौरान आयरस भी अपने सिपाहियों के साथ इंथियोस के ठिकाने पर पहुंच गया था। इस तरह इंथियोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर आयरस इंथियोस को पकड़ लेता है और उसे कहता है, बताओ मुझे सिमको अर्तुगरुल को कहाँ ले गया है? कुछ देर बाद इंथियोस बता देता है कि सिमको ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था और वो अर्तुगरुल को लेकर यहाँ आएगा। फिर आयरस उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इतने में एक सिपाही आकर बताता है, अंदर गार में एक आदमी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। ये सुनकर आयरस गार की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सिमको का काफिला रवाना था। इसी दौरान कुछ बुर्का पोश आदमी काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। उनको देखकर सिमको रुक जाता है और कहता है, देखो हमें नए गुलाम मिल गए हैं, इनको भी घेरे में ले लो। सिमको के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। फिर सिमको कहता है, अब से आपकी हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, अब से तुम लोग मेरे कैदी हो। फिर सिमको अपने आदमी से कहता है, इस लंगड़े आदमी को मार दो और बाकी चारों को पकड़ लो। दूसरी तरफ आयरस गार में जाता है तो वहाँ एक नौजवान बंधा हुआ होता है। आयरस उससे पूछता है, क्या तुम मारिया के भाई हो? वो लड़का कहता है, जी हाँ, मैं उसका भाई हूँ। वो कैसी है? आयरस कहता है, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर आयरस उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसे मार देता है और फिर सिपाही से कहता है, मारिया को यहाँ लाओ। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों से कहता है, हमला करो। तो लड़ाई शुरू हो जाती है। चावदार कबीले में सादतीन कहता है, खाना बहुत लजीज है बहादुर साहब। बहादुर कहता है, अब से इंशाल्लाह मैं आपकी दावतें करता रहूँगा। सादतीन असलान से कहता है, बहादुर साहब अपना कबीला जल्द यहाँ मुंतकिल करने वाले हैं, आप नए सरदार के लिए जरगा कब बुलाओगी? असलान कहती है, पहले मैं अपने कबीले के जरगे के लोगों के साथ बात करूंगी। अगर वो रजामंद हुए कि दो कबीलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूंगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, असलान खातून, बाहर तुर्गुत आल पाया हुआ है। असलान कहती है, उसे अंदर आने दो। फिर तुर्गुत अंदर दाखिल होता है और सबको सलाम करता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। चावदार कबीले में तुर्गुत कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और डाकुओं को तबाह करके अपने मुल्क की सरहद को महफूज बना दिया है। सादतीन कहता है, हमने आपकी बहादुरी के बारे में सुना है, आपने सुल्तान की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिर तुर्गुत असलान से कहता है, चावदार कबीले के 7 सिपाही शहीद हुए हैं, हमने उनकी तलवारें उनके घर वालों को दे दी हैं, मुझे बहुत अफसोस है। असलान कहती है, हम अपनी रियासत के लिए जानें कुर्बान करते हैं, अल्लाह हमारी रियासत को महफूज रखे। फिर तुर्गुत कहता है, मैं आपको किसी मुनासिब वक्त आपके सिपाही वापस सौंपना चाहता हूँ और कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। असलान इजाज़त लेकर जाने लगती है तो बहादुर बोल पड़ता है और कहता है, ये वक्त इस काम का नहीं है असलान, बैठ जाओ, हम अमीर हजरत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। असलान कहती है, मेरे हिसाब से हमारी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है बहादुर साहब, मैं जाऊंगी। यह सुनकर बहादुर खड़ा होकर कहता है, तुम अमीर हजरत को छोड़कर इन सिपाहियों के कमांडर के साथ जाना चाहती हो? ना ही तुम्हें कोई अदब है और ना ही रिवायात का ख्याल है।
असलान कहती है, आप मुझे हमारी रिवायात नहीं सिखा सकते, जबकि अमीर हज़रत यहाँ मौजूद हैं तो आपके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है। ये सुनकर बहादुर सख्त गुस्से में आकर असलान की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस आदमी से पूछता है, आप क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, आपकी मंजिल क्या है? अर्तुगरुल कहता है, सुर्ख सेब। जैसा कि ये खुफिया अल्फाज थे, अर्तुगरुल समझ जाता है कि ये उसका साथी है। फिर अर्तुगरुल पूछता है, बहादुर आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, एक्सिस। चलें अर्तुगरुल साहब, आज़ादी की जंग लड़ते हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सिमको के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत ने बहादुर को रोक लिया था और उसे कहता है, क्या औरत पर हाथ उठाना हमारी रिवायात हैं? बहादुर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक सरदार को हाथ लगाने की? इस तरह तुर्गुत वही खंजर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुम सरदार हो तो एक सरदार की तरह काम करो। अगर मुझे इस खेमे की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खंजर से कुर्बान कर देता। फिर सादतीन कहता है, मेरी मौजूदगी में आप सब लोग क्या कर रहे हो? आप सब ने अपनी हद अबूर कर ली है। बहादुर साहब, अपने बेटे को लेकर अपने खेमे में चले जाओ और ये वाकया इसी खेमे में रहना चाहिए। फिर बहादुर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ तुर्गुत अल्प, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहकर वो और उसका बेटा बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते जाते सादतीन कहता है, अब से तुम दोनों अपने हर सांस का ख्याल रखना। अगर इन ज़मीनों के हालात को तुम दोनों ने ख़राब किया तो मैं इसका तुम दोनों से हिसाब लूँगा। फिर सादतीन भी बाहर निकल जाता है और असलान तुर्गुत के ज़ख्म को देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल और उसके साथी सिमको के सारे आदमियों को मार देते हैं। ये देखकर सिमको वहाँ से भागने लगता है। अर्शिद उसे देखकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, वो भाग रहा है। एक आदमी चाबी की मदद से अर्तुगरुल की हथकड़ियाँ खोलने लगता है। फिर अर्तुगरुल उनसे कहता है, आप सब लोग आज़ाद हो, अपने अपने घरों में चले जाओ। वो सब लोग अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, चलो बहादुरों, उनके पीछे चलते हैं। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयरस का कमांडर लूकस भी बेस बदल कर उस इलाके में आ चुका था और उसके साथ सिपाही भी थे जो डाकुओं के रूप में थे और वो सब लोग अर्तुगरुल को तलाश कर रहे थे। इस दौरान सिमको भी भाग रहा था। एक जगह पर पहुंचकर उसका घोड़ा रुक जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है तो उसके घोड़े का एक खुर उतर चुका था। फिर वो दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है तो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। अर्तुगरुल और उसके साथी भी तेज़ी के साथ सिमको के पीछे आ रहे थे। दूसरी तरफ आयरस गार में मौजूद था। इतने में सिपाही मारिया को भी वहां ले आते हैं। आयरस मारिया से कहता है, इसे देखो, क्या ये तुम्हारा भाई तो नहीं है? मारिया उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरे भाई, तुम्हें किसने कत्ल किया? मुझे बताओ ताकि मैं उसे अपने हाथों के साथ कत्ल कर सकूं। आयरिस कहता है, तुम्हारे भाई के कातिल मारे जा चुके हैं मारिया। मैंने सिमको के अलावा सबको मार दिया है। वो भी यहाँ पहुँचने वाला है, फिर उसको भी सज़ा मिल जाएगी। फिर मारिया आयरिस से कहती है, मुझे भी मार दो, मैं ज़िंदा रहने की हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था। आयरिस कहता है, तुम्हें धोखे की सज़ा मिल गई है मारिया। अब से तुम मेरे साथ रहोगी जब तक तुम्हारी खूबसूरती मांद नहीं पड़ जाती। फिर आयरिस के सिपाही मारिया को उस जगह से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही घोड़ों से उतरकर एक जगह पर खड़े थे। फिर अर्तुगरुल सिमको के घोड़े के निशान देखता है और कहता है, उसके घोड़े के पाँव का एक खुर उतरा हुआ है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर वो दोबारा घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। चावदार कबीले में असलान तुर्गुत के जख्म पर पट्टी बांध रही थी और रोते हुए कहती है, जो खंजर तुमने जंग के मैदान में नहीं लगने दिया, वो खंजर तुम्हें मेरे खेमे में लग गया। तुर्गुत कहता है, जंग का मैदान बहादुरों के लिए होता है असलान खातून। ये लोग हमें फितने के मैदान में खंजर घोंप सकते हैं, जंग के मैदान में नहीं। असलान कहती है, बहादुर अमीर सादतीन के साथ मिल गया है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि उसे रोक सकूँ। तुर्गुत असलान के आंसू पूंछते हुए कहता है, आप मजबूत हो जाओगी असलान खातून, हम बहादुर को कुछ भी गलत नहीं करने देंगे, आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो।
आप मेरी ज़िंदगी की साथी हो। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई तो फिर भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस कसम पर कायम रहूंगा। असलान कहती है, आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, आपकी कसम मेरी कसम है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, अब मुझे वापस कबीले में जाना होगा ताकि मैं दुंदार को गफलत से जगा सकूं। दूसरी तरफ बहादुर के खेमे में संचार को भी पट्टी बांध दी गई थी। बहादुर सख्त गुस्से में कहता है, कोई रिवायात भी बाकी नहीं रही, वो मेरी कोई बात भी नहीं मान रही। वो अर्तुगरुल के उस गंदे कीड़े की वजह से मुझे दांत दिखा रही है। सांजार कहता है, आप हुक्म करें बाबा, ताकि मैं उस गंदे कीड़े का सर उतार कर आपके सामने ला सकूं और उसे इबरत का निशान बना सकूं। बहादुर कहता है, वक्त आने पर हम ये सब कुछ करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम अपने गुस्से को काबू करो बेटा। सांजार कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, मैं उससे हिसाब लूँगा। बहादुर कहता है, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। दूसरी तरफ सिमको का घोड़ा एक जगह पर जाकर फिर रुक जाता है। फिर सिमको उससे उतरकर उसे एक तरफ भगा देता है और आप दूसरी तरफ चल पड़ता है। इस दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। चावदार कबीले में जंग से आने वाले सिपाही अपने घर वालों के साथ मिल रहे थे और सब खुश थे। तुर्गुत भी अंदर से बाहर आ जाता है और उन्हें देखने लगता है। इतने में सांजार भी अंदर से बाहर आ जाता है और तुर्गुत के सामने खड़ा होकर कहता है, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे जो तुमने किया है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। ये कहकर तुर्गुत जाने लगता है तो संजार उसके सामने दोबारा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, तुम्हारा बाप मुझसे हिसाब नहीं ले सका तो अब उसने अपने दुम्बे को यहाँ भेज दिया है। ये सुनकर संजार उसे मुक्का मार देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान लड़ाई जारी थी और यहाँ इस किस्त का अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बहादुर ने सादतीन के लिए चावदार कबीले के मरकज़ी खेमे में एक दावत का इंतज़ाम किया था, क्योंकि सादतीन ने उसे ऐसा करने को कहा था। इतने में असलान अंदर दाखिल होती है और ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? बहादुर कहता है, मैंने अमीर हज़रत के लिए दावत का इंतज़ाम किया है। असलान कहती है, ये खेमा मेरा है, आप मुझे बताए बगैर किसी को कैसे दावत पर बुला सकते हैं? बहादुर कहता है, बहुत हो गया, अब से ये खेमा मेरा भी है। असलान कहती है, आपको ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर सादतीन आ गए हैं। दूसरी तरफ सिमको सब गुलामों को लेकर इंथियोस की तरफ रवाना था। इस दौरान आयरस भी अपने सिपाहियों के साथ इंथियोस के ठिकाने पर पहुंच गया था। इस तरह इंथियोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर आयरस इंथियोस को पकड़ लेता है और उसे कहता है, बताओ मुझे सिमको अर्तुगरुल को कहाँ ले गया है? कुछ देर बाद इंथियोस बता देता है कि सिमको ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था और वो अर्तुगरुल को लेकर यहाँ आएगा। फिर आयरस उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इतने में एक सिपाही आकर बताता है, अंदर गार में एक आदमी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। ये सुनकर आयरस गार की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सिमको का काफिला रवाना था। इसी दौरान कुछ बुर्का पोश आदमी काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। उनको देखकर सिमको रुक जाता है और कहता है, देखो हमें नए गुलाम मिल गए हैं, इनको भी घेरे में ले लो। सिमको के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। फिर सिमको कहता है, अब से आपकी हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, अब से तुम लोग मेरे कैदी हो। फिर सिमको अपने आदमी से कहता है, इस लंगड़े आदमी को मार दो और बाकी चारों को पकड़ लो। दूसरी तरफ आयरस गार में जाता है तो वहाँ एक नौजवान बंधा हुआ होता है। आयरस उससे पूछता है, क्या तुम मारिया के भाई हो? वो लड़का कहता है, जी हाँ मैं उसका भाई हूँ। वो कैसी है? आयरस कहता है, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर आयरस उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसे मार देता है और फिर सिपाही से कहता है, मारिया को यहाँ लाओ। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों से कहता है, हमला करो। तो लड़ाई शुरू हो जाती है। चावदार कबीले में सादतीन कहता है, खाना बहुत लजीज है बहादुर साहब। बहादुर कहता है, अब से इंशाल्लाह मैं आपकी दावतें करता रहूँगा। सादतीन असलान से कहता है, बहादुर साहब अपना कबीला जल्द यहाँ मुंतकिल करने वाले हैं, आप नए सरदार के लिए जरगा कब बुलाओगी?
असलान कहती है, पहले मैं अपने कबीले के जरगे के लोगों के साथ बात करूंगी। अगर वो रजामंद हुए कि दो कबीलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूंगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, असलान खातून, बाहर तुर्गुत आल पाया हुआ है। असलान कहती है, उसे अंदर आने दो। फिर तुर्गुत अंदर दाखिल होता है और सबको सलाम करता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। चावदार कबीले में तुर्गुत कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और डाकुओं को तबाह करके अपने मुल्क की सरहद को महफूज बना दिया है। सादतीन कहता है, हमने आपकी बहादुरी के बारे में सुना है। आपने सुल्तान की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिर तुर्गुत असलान से कहता है, चावदार कबीले के 7 सिपाही शहीद हुए हैं। हमने उनकी तलवारें उनके घर वालों को दे दी हैं। मुझे बहुत अफसोस है। असलान कहती है, हम अपनी रियासत के लिए जानें कुर्बान करते हैं। अल्लाह हमारी रियासत को महफूज रखे। फिर तुर्गुत कहता है, मैं आपको किसी मुनासिब वक्त आपके सिपाही वापस सौंपना चाहता हूँ और कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। असलान इजाज़त लेकर जाने लगती है तो बहादुर बोल पड़ता है और कहता है, ये वक्त इस काम का नहीं है असलान, बैठ जाओ। हम अमीर हजरत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। असलान कहती है, मेरे हिसाब से हमारी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है बहादुर साहब, मैं जाऊंगी। यह सुनकर बहादुर खड़ा होकर कहता है, तुम अमीर हजरत को छोड़कर इन सिपाहियों के कमांडर के साथ जाना चाहती हो? ना ही तुम्हें कोई अदब है और ना ही रिवायात का ख्याल है। असलान कहती है, आप मुझे हमारी रिवायात नहीं सिखा सकते। जबकि अमीर हजरत यहाँ मौजूद हैं तो आपके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है। यह सुनकर बहादुर सख्त गुस्से में आकर असलान की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस आदमी से पूछता है, आप क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, आपकी मंजिल क्या है? अर्तुगरुल कहता है, सुर्ख सेब। जैसा कि ये खुफिया अल्फाज थे, अर्तुगरुल समझ जाता है कि ये उसका साथी है। फिर अर्तुगरुल पूछता है, बहादुर आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, एक्सिस। चलें अर्तुगरुल साहब, आज़ादी की जंग लड़ते हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सिमको के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत ने बहादुर को रोक लिया था और उसे कहता है, क्या औरत पर हाथ उठाना हमारी रिवायात हैं? बहादुर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक सरदार को हाथ लगाने की? इस तरह तुर्गुत वही खंजर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुम सरदार हो तो एक सरदार की तरह काम करो। अगर मुझे इस खेमे की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खंजर से कुर्बान कर देता। फिर सादतीन कहता है, मेरी मौजूदगी में आप सब लोग क्या कर रहे हो? आप सब ने अपनी हद अबूर कर ली है। बहादुर साहब, अपने बेटे को लेकर अपने खेमे में चले जाओ और ये वाकया इसी खेमे में रहना चाहिए। फिर बहादुर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ तुर्गुत अल्प, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहकर वो और उसका बेटा बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते जाते सादतीन कहता है, अब से तुम दोनों अपने हर सांस का ख्याल रखना। अगर इन ज़मीनों के हालात को तुम दोनों ने ख़राब किया तो मैं इसका तुम दोनों से हिसाब लूँगा। फिर सादतीन भी बाहर निकल जाता है और असलान तुर्गुत के ज़ख्म को देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल और उसके साथी सिमको के सारे आदमियों को मार देते हैं। ये देखकर सिमको वहाँ से भागने लगता है। अर्शिद उसे देखकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, वो भाग रहा है। एक आदमी चाबी की मदद से अर्तुगरुल की हथकड़ियाँ खोलने लगता है। फिर अर्तुगरुल उनसे कहता है, आप सब लोग आज़ाद हो, अपने अपने घरों में चले जाओ। वो सब लोग अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, चलो बहादुरों, उनके पीछे चलते हैं। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयरस का कमांडर लूकस भी भेष बदल कर उस इलाके में आ चुका था और उसके साथ सिपाही भी थे जो डाकुओं के रूप में थे और वो सब लोग अर्तुगरुल को तलाश कर रहे थे। इस दौरान सिमको भी भाग रहा था। एक जगह पर पहुंचकर उसका घोड़ा रुक जाता है। वो नीचे उतर कर देखता है तो उसके घोड़े का एक खुर उतर चुका था।
फिर वो दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है तो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। अर्तुरुल और उसके साथी भी तेज़ी के साथ सिमको के पीछे आ रहे थे। दूसरी तरफ आयरस गार में मौजूद था। इतने में सिपाही मारिया को भी वहां ले आते हैं। आयरस मारिया से कहता है, इसे देखो, क्या ये तुम्हारा भाई तो नहीं है? मारिया उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरे भाई, तुम्हें किसने कत्ल किया? मुझे बताओ ताकि मैं उसे अपने हाथों के साथ कत्ल कर सकूं। आयरिस कहता है, तुम्हारे भाई के कातिल मारे जा चुके हैं मारिया। मैंने सिमको के अलावा सबको मार दिया है। वो भी यहाँ पहुँचने वाला है, फिर उसको भी सज़ा मिल जाएगी। फिर मारिया आयरिस से कहती है, मुझे भी मार दो, मैं ज़िंदा रहने की हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था। आयरिस कहता है, तुम्हें धोखे की सज़ा मिल गई है मारिया। अब से तुम मेरे साथ रहोगी जब तक तुम्हारी खूबसूरती मांद नहीं पड़ जाती। फिर आयरस के सिपाही मारिया को उस जगह से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके सिपाही घोड़ों से उतरकर एक जगह पर खड़े थे। फिर अर्तुरुल सिमको के घोड़े के निशान देखता है और कहता है, उसके घोड़े के पाँव का एक खुर उतरा हुआ है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर वो दोबारा घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। चावदार कबीले में असलान तुर्गुत के जख्म पर पट्टी बांध रही थी और रोते हुए कहती है, जो खंजर तुमने जंग के मैदान में नहीं लगने दिया, वो खंजर तुम्हें मेरे खेमे में लग गया। तुर्गुत कहता है, जंग का मैदान बहादुरों के लिए होता है असलान खातून। ये लोग हमें फितने के मैदान में खंजर घोंप सकते हैं, जंग के मैदान में नहीं। असलान कहती है, बहादुर अमीर सादतीन के साथ मिल गया है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि उसे रोक सकूँ। तुर्गुत असलान के आंसू पूंछते हुए कहता है, आप मजबूत हो जाओगी असलान खातून, हम बहादुर को कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो, आप मेरी ज़िंदगी की साथी हो। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई तो फिर भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस कसम पर कायम रहूँगा। असलान कहती है, आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, आपकी कसम मेरी कसम है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, अब मुझे वापस कबीले में जाना होगा ताकि मैं दुंदार को गफलत से जगा सकूं। दूसरी तरफ बहादुर के खेमे में संचार को भी पट्टी बांध दी गई थी। बहादुर सख्त गुस्से में कहता है, कोई रिवायात भी बाकी नहीं रही, वो मेरी कोई बात भी नहीं मान रही। वो अर्तुरुल के उस गंदे कीड़े की वजह से मुझे दांत दिखा रही है। सांजार कहता है, आप हुक्म करें बाबा, ताकि मैं उस गंदे कीड़े का सर उतार कर आपके सामने ला सकूं और उसे इबरत का निशान बना सकूं। बहादुर कहता है, वक्त आने पर हम ये सब कुछ करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम अपने गुस्से को काबू करो बेटा। सांजार कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, मैं उससे हिसाब लूँगा। बहादुर कहता है, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। दूसरी तरफ सिमको का घोड़ा एक जगह पर जाकर फिर रुक जाता है। फिर सिमको उससे उतरकर उसे एक तरफ भगा देता है और आप दूसरी तरफ चल पड़ता है। इस दौरान अर्तुरुल और उसके साथी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। चावदार कबीले में जंग से आने वाले सिपाही अपने घर वालों के साथ मिल रहे थे और सब खुश थे। तुर्गुत भी अंदर से बाहर आ जाता है और उन्हें देखने लगता है। इतने में सांजार भी अंदर से बाहर आ जाता है और तुर्गुत के सामने खड़ा होकर कहता है, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे जो तुमने किया है तुर्गुत अल्प। तुर्गुत कहता है, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। ये कहकर तुर्गुत जाने लगता है तो संजार उसके सामने दोबारा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, तुम्हारा बाप मुझसे हिसाब नहीं ले सका तो अब उसने अपने दुम्बे को यहाँ भेज दिया है। ये सुनकर संजार उसे मुक्का मार देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान लड़ाई जारी थी और यहाँ इस किस्त अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में बहादुर ने सादतीन के लिए चावदार कबीले के मरकज़ी खेमे में एक दावत का इंतज़ाम किया था, क्योंकि सादतीन ने उसे ऐसा करने को कहा था। इतने में असलान अंदर दाखिल होती है और ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? बहादुर कहता है, मैंने अमीर हज़रत के लिए दावत का इंतज़ाम किया है। असलान कहती है, ये खेमा मेरा है, आप मुझे बताए बगैर किसी को कैसे दावत पर बुला सकते हैं? बहादुर कहता है, बहुत हो गया, अब से ये खेमा मेरा भी है। असलान कहती है, आपको ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर सादतीन आ गए हैं। दूसरी तरफ सिमको सब गुलामों को लेकर इंथलियोस की तरफ रवाना था। इस दौरान आयरस भी अपने सिपाहियों के साथ इंथियोस के ठिकाने पर पहुंच गया था। इस तरह इंथियोस के सारे आदमी मारे जाते हैं।
फिर आयरस इंथियोस को पकड़ लेता है और उसे कहता है, बताओ मुझे सिमको अर्तुल को कहाँ ले गया है। कुछ देर बाद इंथियोस बता देता है कि सिमको ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था और वो अर्तुल को लेकर यहाँ आएगा। फिर आयरस उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इतने में एक सिपाही आकर बताता है, अंदर गार में एक आदमी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। ये सुनकर आयरस गार की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सिमको का काफिला रवाना था। इसी दौरान कुछ बुर्का पोश आदमी काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। उनको देखकर सिमको रुक जाता है और कहता है, देखो हमें नए गुलाम मिल गए हैं, इनको भी घेरे में ले लो। सिमको के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। फिर सिमको कहता है, अब से आपकी हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, अब से तुम लोग मेरे कैदी हो। फिर सिमको अपने आदमी से कहता है, इस लंगड़े आदमी को मार दो और बाकी चारों को पकड़ लो। दूसरी तरफ आयरस गार में जाता है तो वहाँ एक नौजवान बंधा हुआ होता है। आयरस उससे पूछता है, क्या तुम मारिया के भाई हो? वो लड़का कहता है, जी हाँ मैं उसका भाई हूँ। वो कैसी है? आयरस कहता है, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। फिर आयरस उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसे मार देता है और फिर सिपाही से कहता है, मारिया को यहाँ लाओ। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों से कहता है, हमला करो। तो लड़ाई शुरू हो जाती है। चावदार कबीले में सादतीन कहता है, खाना बहुत लजीज है बहादुर साहब। बहादुर कहता है, अब से इंशाल्लाह मैं आपकी दावतें करता रहूँगा। सादतीन असलान से कहता है, बहादुर साहब अपना कबीला जल्द यहाँ मुंतकिल करने वाले हैं, आप नए सरदार के लिए जरगा कब बुलाओगी? असलान कहती है, पहले मैं अपने कबीले के जरगे के लोगों के साथ बात करूंगी। अगर वो रजामंद हुए कि दो कबीलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूंगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, असलान खातून, बाहर तुर्गुत आल पाया हुआ है। असलान कहती है, उसे अंदर आने दो। फिर तुर्गुत अंदर दाखिल होता है और सबको सलाम करता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। चावदार कबीले में तुर्गुत कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और डाकुओं को तबाह करके अपने मुल्क की सरहद को महफूज बना दिया है। सादतीन कहता है, हमने आपकी बहादुरी के बारे में सुना है, आपने सुल्तान की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिर तुर्गुत असलान से कहता है, चावदार कबीले के 7 सिपाही शहीद हुए हैं, हमने उनकी तलवारें उनके घर वालों को दे दी हैं, मुझे बहुत अफसोस है। असलान कहती है, हम अपनी रियासत के लिए जानें कुर्बान करते हैं, अल्लाह हमारी रियासत को महफूज रखे। फिर तुर्गुत कहता है, मैं आपको किसी मुनासिब वक्त आपके सिपाही वापस सौंपना चाहता हूँ और कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। असलान इजाज़त लेकर जाने लगती है तो बहादुर बोल पड़ता है और कहता है, ये वक्त इस काम का नहीं है असलान, बैठ जाओ, हम अमीर हजरत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। असलान कहती है, मेरे हिसाब से हमारी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है बहादुर साहब, मैं जाऊंगी। यह सुनकर बहादुर खड़ा होकर कहता है, तुम अमीर हजरत को छोड़कर इन सिपाहियों के कमांडर के साथ जाना चाहती हो? ना ही तुम्हें कोई अदब है और ना ही रिवायात का ख्याल है। असलान कहती है, आप मुझे हमारी रिवायात नहीं सिखा सकते, जबकि अमीर हजरत यहाँ मौजूद हैं तो आपके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है। यह सुनकर बहादुर सख्त गुस्से में आकर असलान की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ अर्तुल उस आदमी से पूछता है, आप क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, आपकी मंजिल क्या है? अर्तुल कहता है, सुर्ख सेब। जैसा कि ये खुफिया अल्फाज थे, अर्तुल समझ जाता है कि ये उसका साथी है। फिर अर्तुल पूछता है, बहादुर आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, एक्सिस। चलें अर्तुल साहब, आज़ादी की जंग लड़ते हैं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सिमको के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत ने बहादुर को रोक लिया था और उसे कहता है, क्या औरत पर हाथ उठाना हमारी रिवायात हैं? बहादुर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक सरदार को हाथ लगाने की?
इस तरह तुर्गुत वही खंजर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुम सरदार हो तो एक सरदार की तरह काम करो। अगर मुझे इस खेमे की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खंजर से कुर्बान कर देता। फिर सादतीन कहता है, मेरी मौजूदगी में आप सब लोग क्या कर रहे हो? आप सब ने अपनी हद अबूर कर ली है। बहादुर साहब, अपने बेटे को लेकर अपने खेमे में चले जाओ और ये वाकया इसी खेमे में रहना चाहिए। फिर बहादुर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ तुर्गुत अल्प, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहकर वो और उसका बेटा बाहर निकल जाते हैं। फिर जाते जाते सादतीन कहता है, अब से तुम दोनों अपने हर सांस का ख्याल रखना। अगर इन ज़मीनों के हालात को तुम दोनों ने ख़राब किया तो मैं इसका तुम दोनों से हिसाब लूँगा। फिर सादतीन भी बाहर निकल जाता है और असलान तुर्गुत के ज़ख्म को देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल और उसके साथी सिमको के सारे आदमियों को मार देते हैं। ये देखकर सिमको वहाँ से भागने लगता है। अर्शिद उसे देखकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, वो भाग रहा है। एक आदमी चाबी की मदद से अर्तुगरुल की हथकड़ियाँ खोलने लगता है। फिर अर्तुगरुल उनसे कहता है, आप सब लोग आज़ाद हो, अपने अपने घरों में चले जाओ। वो सब लोग अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, चलो बहादुरों, उनके पीछे चलते हैं। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयरस का कमांडर लूकस भी भेष बदल कर उस इलाके में आ चुका था और उसके साथ सिपाही भी थे जो डाकुओं के रूप में थे और वो सब लोग अर्तुगरुल को तलाश कर रहे थे। इस दौरान सिमको भी भाग रहा था। एक जगह पर पहुंचकर उसका घोड़ा रुक जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है तो उसके घोड़े का एक खुर उतर चुका था।